हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIC 133 के लिए यूनिट 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्य। ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, ये यूनिट 3, ये इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलने की चांसेस है। ओके गाइज, इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, लगभग BHIC 133 के सारे टॉपिक्स को कवर करा दिए हैं। उसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं BHIC 133 के नाम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक से आप सभी क्लास जरूर कर लीजिए, उसी में से आपको एग्जाम में मिलेगा। 100% बोल रहा हूँ। चलिए आज जैसे कि देखेंगे हम लोग यूनिट 3 में देखिए, इसमें जो हम लोग 3.3 को कवर करेंगे। 3.3 में देखिए, इसमें से कुछ टॉपिक्स जैसे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सुनिए। जैसे कि मालवा और जौनपुर जो है आपके एग्जाम असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद असम जो है ये दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, उसके बाद ये बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी कौन सा चीज़ में, BHIC 134 में, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से पढ़ें और इसका जो है प्ले लिस्ट में भी इसको ऐड कर दिए हैं, तो उससे आप लोग कवर कर लेंगे बंगाल के बारे में। ओके, तो आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे मालवा और जौनपुर। ये असाइनमेंट में पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसको हम लोग देखेंगे मालवा और जौनपुर के बारे में, क्या कहता है मालवा और जौनपुर। चलिए देखिए मालवा, ये मालवा में जो है ना, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मालवा, ये मालवा जो है राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है, राजस्थान का है। उसमें देखिए, सल्तनत के पतन ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया। जैसे ही सल्तनत काल की पतन हो गया, वैसे ही मालवा राज्य का जो है ना उत्पन्न हो गया, यानी कि स्थापना होने लगी। और मालवा राज्य की स्थापना किसने किया था? वहाँ के जो है ना एक गवर्नर थे, दिलावर खां गोरी। आप सभी सुनिए ध्यानपूर्वक। दिलावर खां कोरी जो है ना, सन 1401 से 2 ईस्वी में उसको स्वतंत्रता प्राप्ति करवाई। किसको? मालवा को। उसके बाद जो है ना वो खुद को मालवा का स्वामी यानी कि राजा घोषित कर दिया। कौन? दिलावर खां गोरी। यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो मालवा की जो है स्थापना किसने किया? दिलावर खां गोरी। और वहाँ का प्रथम शासक कौन बना? दिलावर खां गोरी ही बना। और उसके बाद जो है उन्होंने धीरे धीरे उस मालवा को जो है वो धीरे धीरे क्या किया उसने, जैसे कि आपस के क्षेत्र हैं, निमाड़ हो गया, सोयर हो गया, दमोह हो गया, चंदेरी हो गया, चंदेरी जैसे छोटे छोटे शहरों पर जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपनी सीमाओं को जो ना प्रसार किया, अपने मालवा को जो ना वो विस्तार किया। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है दिलावर खां की एक पुत्री थी, ठीक है। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किससे कराई? खानदेश, एक वहाँ का क्षेत्र था, वहाँ के राजा जो थे फारूकी, ठीक है, वहाँ के राजा फारूकी के बेटे अली शेर खां के साथ कराया गया। ओके, उसके और फारूकी की बेटी का विवाह अपने पुत्र अल्प खां के साथ, दिलावर खां जो है अपनी पुत्री का विवाह खानदे के बेटे के, खानदे के जो राजा थे फारूकी के बेटे के साथ किया। और जो है वो फारूकी का बेटी जो थी उसका विवाह अपने पुत्र अल्प खां के साथ किया। यानी कि दिलावर खां के बेटे और बेटी और उसके बाद फारूकी का बेटा बेटी, यानी आपस में उन दोनों को शादी करवाया था, चारों को। और इन वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने अपने राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमाओं को रक्षा करने में मदद मिली। ये दोनों जैसे ही वैवाहिक संबंध जैसे ही स्थापित हुई, दोनों की शादी हो गई, तो उससे जो ना क्या हुआ, वहाँ के मालवा के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में ये दोनों का मदद मिलने लगी रक्षा के क्षेत्र में। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए उसने सफलतापूर्वक मालवा को आक्रमण से बचाया। ये गुजरात के जो भी शासक थे ना, मुजफ्फर शाह और मालवा के जो शासक थे, देखिए गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, उसके बाद मालवा के शासक थे आपके दिलावर खां गोरी। इन दोनों के बीच मित्रता थी और इसके कारण जो है ना मालवा पर जो भी आक्रमण हुआ करते थे उसको बचाया करते थे। कौन? गुजरात के शासक जो थे मुजफ्फर शाह। समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे कहा जाता है लेकिन शीघ्र ही 1406 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण मालवा गुजरात के शासक मुजफ्फर की साम्राज्यवादी अभिलाषाओं का शिकार हो गया। ये जो है ना 1406 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मालवा जो है गुजरात के शासक मुजफ्फर जो है उसकी साम्राज्यवादी अभिलाषा का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही मुजफ्फर का मृत्यु हो जाती है तो वो गुजरात में जो है अपना साम्राज्यवादी अभिलाषा के रूप में शिकार बनने लगता है। उसके लेकिन 1408 ईस्वी में होशंग शाह ने मालवा की सत्ता पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। जैसे ही 1408 ईस्वी में, देखिए 1401 ईस्वी में या 2 ईस्वी में मालवा की स्थापना हुई, उसके 1408 ईस्वी में होशंग शाह ने जो है ना मालवा की सत्ता पर अपना अधिकार सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। इस प्रकार जो है दिलावर खां गोरी को वहाँ सत्ता से हटा दिया, होशंग शाह वहाँ का जो है अधिकारी के रूप में बनने लगा। उसने शीघ्र ही खेरला तथा गगरोन पर अधिकार कर लिया। ये जो है होशंग शाह जो है खेरला और गगरोन जो है उस पर अधिकार कर लिया। उसकी दृष्टि ग्वालियर पर भी लगी थी। ये जो है
उन्होंने वहाँ राजस्थान की एक जगह है ग्वालियर, उस पर भी लगी, लेकिन मुबारक शाह की शक्ति का महसूस करने पर ग्रामीण क्षेत्रों की थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचने के बाद 1423 ईस्वी में होशंग शाह ने ग्वालियर से अपनी सेवाओं को वापस लौटा लिया। जैसे ही ये जो है ग्वालियर पर उन्होंने आक्रमण किया था होशंग शाह ने, वो क्या हुआ, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उसका बहुत सारा नुकसान होने लगा था। इसकी वजह से वो जो वो अपनी सेनाओं को वापस लौटा ली 1423 ईस्वी में। होशंग शाह ने कालपी के मुस्लिम शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। होशंग शाह जो है वहाँ पे कालपी के जगह है, वहाँ पे वहाँ के एक मुस्लिम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वहाँ पे शादी किया, जिससे कालपी का उपयोग जौनपुर मालवा, ठीक है, जौनपुर और मालवा तथा दिल्ली मालवा के बीच मध्यस्थ राज्य के रूप में किया जा सके। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है होशंग शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह अयोग्य साबित हुआ। ये जो होशंग शाह का उत्तराधिकारी यानी कि होशंग शाह के बाद जो है वहाँ के एक शासक बना मोहम्मद शाह, वो एक प्रकार का अयोग्य शासक था, उस जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आगे कहा जाता है मोहम्मद शाह के 1 वर्ष संक्षिप्त शासनकाल में मालवा का दरबार आंतरिक षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। देखिए विशेष में कहते हैं मोहम्मद शाह जो है 1 वर्ष के बाद जो है वहाँ के जो है शासनकाल जो है मालवा के जो दरबार थे वो आंतरिक रूप से जो है, ये देखिए अखाड़ा क्या होता है, ये प्राचीन काल में जो है बाद में क्या होती थी, जैसे कि साधु संतों का एक समूह होता था, ठीक है ना, वो बन गया था, अखाड़ा बन गया और इसके गंभीर परिणाम हुए। जैसे ही मोहम्मद शाह जो ना अखाड़ा बन गया तो इस प्रकार जो ना गंभीर परिणाम हुए। इसकी अंतिम परिणति उसकी हत्या के रूप में हुई। ये जो जिस तरह से अपना बदलाव किया अखाड़ा बन गया तो इसका यही परिणति हुआ कि उसकी हत्या करवा दी गई 1436 ईस्वी में। और यह हत्या उसके ही कुलीन वर्ग के एक सदस्य मोहम्मद खलजी ने किया था। मोहम्मद खलजी के द्वारा जो है ना एक कुलीन वर्ग का था, वो उन्होंने उसकी हत्या उसके द्वारा करवाया गया था। किसकी हत्या करवाया गया था? आपके मोहम्मद शाह की हत्या करवाया था 1436 में। इस तरह से गौरी शासक का स्वयं ही अंत हो गया। गौरी शासक जो है वहाँ से ही उसका पत्ता हट गया। उसके बाद आगे कहा जाता है मोहम्मद खलजी की स्वयं ही स्थिति को पुराने गौरी गंभीरों का द्वारा चुनौती दी गई थी। मोहम्मद खलजी जो थे जिन्होंने मोहम्मद शाह की हत्या करी थी, उसकी स्थिति में जो ना पुराने गौरी जो है बहुत पहले की गौरी जो थे, गौरी वंश के थे, उसके अमीरों द्वारा चुनौती दी गई थी। उसके बाद मोहम्मद खलजी ने प्रारंभ में तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण किया, यानी कि मोहम्मद खलजी ने प्रारंभ में जो है ना यहाँ के सही तरीके से खुश करने के लिए उसकी नीति तुष्टिकरण मतलब आगे प्रसन्न हो गया, संतुष्ट करने की उसकी नीति का अनुसरण करा वहाँ के मोहम्मद खलजी ने। उसके बाद उनको इक्ते तथा उच्च पद प्रदान किए। ये जो है एकता एक व्यवस्था था, एकता व्यवस्था। देखिए इसके एकता से एक बात याद आती है, आप जो है ना अपना एकता व्यवस्था से एक क्वेश्चन है एकता व्यवस्था, ठीक है, इस पर आप जरूर पढ़ के जाना, 100% पढ़ के जाना, पूरा ध्यान देके पढ़ाना। मैंने क्लास करवा दिया एकता व्यवस्था के बारे में, उसको जरूर देख लेना। देखिए एकता व्यवस्था आपके दिसंबर में जो 2021 में दिसंबर एग्जाम में और उसके बाद असाइनमेंट दोनों में पूछा, ठीक है, 2022 के असाइनमेंट में भी पूछा गया। उसके बाद देखिए ये जो है एकता व्यवस्था BHSC 108 उसमें भी एकता व्यवस्था है और उसके असाइनमेंट में भी पूछा और उसके एग्जाम में भी पूछा, तो आपके एग्जाम में पूछने की चांसेस हैं। मैंने इसके बारे में ग्रुप में भी बताया है, ठीक है, तो आप एकता व्यवस्था को जरूर देख लीजिएगा, मैंने उसको पोस्ट कर रखा है। ओके, उसके बाद इसको प्रदान किया गया, लेकिन ये वह उनका समर्थन प्राप्त ना कर सका। लेकिन ये जो है मोहम्मद खलजी जो है उसको एकता मिला, ऊंचे पद मिला, वो उस तरह के उस समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। उसको उच्च कुलीनों द्वारा किए गए अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ये जो जितने भी बड़े बड़े कुलीन थे उसके द्वारा जो ना अनेक प्रकार का विद्रोह का सामना करना पड़ा। अंततः उसने इन विद्रोही कुलीनियों की समस्या का सफलतापूर्वक हल कर लिया। ये जो है मोहम्मद खलजी ने इन सभी को जो ना सामना किया और सही तरीके से सफलतापूर्वक हल किया। उसके अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद मोहम्मद खलजी को वह अब अपने राज्य में के प्रसार करने का समय प्राप्त हो गया। ये मोहम्मद खलजी जो ना अपने राज्य के लिए प्रसार करने के लिए वो एक प्रकार का शासक बन गया, अपने मन माने जो है विकास करने लगा। देखिए आगे क्या जाता है, मेवाड़ एक ऐसा राज्य था, मेवाड़ भी एक राज्य था, स्टेट था, वो एक ऐसा राज्य था जिसने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। किसका ध्यान आकर्षित किया? मोहम्मद खलजी का। मोहम्मद खलजी का जो है मेवाड़ पर ध्यान आकर्षित किया। राणा कुंभा के अधीन मेवाड़ ने अपने सीमावर्ती राजपूत राज्यों को अपने अधीन करने और मेवाड़ के साथ मिलाने की नीति का अनुसरण किया। ये राणा कुंभा जो थे ना, राणा कुंभा के अधीन उसके आसपास मेवाड़ ने अपने सीमावर्ती राजपूतों को जो ना एक दूसरे को मेवाड़ के साथ मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुसरण किया था। इससे मालवा के लिए
प्रत्यक्ष तौर पर खतरा पैदा हो गया। इस तरह से जो है ना, जिस तरह ये दोनों के बीच जो है ना साथी मिलने लगा, तो इससे जो है मालवा पर प्रत्यक्ष रूप से खतरा पैदा हो गया। शासन के प्रारंभ में 1437 में मोहम्मद खलजी को शक्तिशाली राणा का सामना करना पड़ा। ये जो है ना 1437 ईस्वी में मोहम्मद खलजी का सामना जो है ना एक शक्तिशाली शासक था राणा के साथ करना पड़ा। राणा कुंभा ने होसांग शाह के पुत्र उमर खां से वादा किया कि वह मोहम्मद खलजी के स्थान पर मालवा की गद्दी पर उसको बैठाएगा। ये राणा जो थे शक्तिशाली राणा, उन्होंने अपने जो है इससे पहले जो होसांग शाह का जो है हत्या करवा दी गई थी। होसांग शाह की हत्या कब करवाई थी? 1436 में जो अयोग्य शासक था, यानी कि नहीं अयोग्य शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से जो पहले जो थे उसके उत्तराधिकारी जो थे होसांग के बाद आया था मोहम्मद शाह, ठीक है। तो होसांग शाह के पुत्र जो था उमर खां थे, उससे वादा किया था कौन? राणा कुंभा की वो जो है ना मोहम्मद खलजी को मरवा के उसका स्थान पर उमर खां को वहाँ के गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। उसके बाद सारंगपुर की लड़ाई 1437 ईस्वी में मोहम्मद खलजी को पराजित कर दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद खलजी ने रनमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ में फैली अराजकता का लाभ उठाते हुए 1442 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी कि मेवाड़ जो है ना, ये दोनों के बीच जब युद्ध हुई थी उसमें जो है ना मोहम्मद खलजी को पराजित कर लिया। उसके बाद जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद खलजी ने ना रनमल की मृत्यु के बाद जो है मेवाड़ में जो भी अराजकता हुआ था उसका लाभ उठाया। उसके 1442 ईस्वी में जो मेवाड़ पर भी आक्रमण किया, ठीक है। उसके आगे कहा जाता है उसने बनमाता के मंदिर को नष्ट कर दिया। किसने? ये मोहम्मद खलजी ने जो है ना ये बनमाता मंदिर था उसको नष्ट कर दिया। उसके आगे और बिना कुछ विशेष प्राप्ति के बाद वह वापस लौट गया। तब से मोहम्मद खलजी ने राणा कुंभा के विरुद्ध हर वर्ष आक्रमण किया। यानी कि राणा कुंभा और मोहम्मद खलजी के बीच लगातार युद्ध होने लगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद यद्यपि मोहम्मद खलजी ने गगरोन पर 1444 में तथा मंडलगढ़ तथा 1456 में ये सभी जो है आक्रमण किया था। उसके तहत राणा कुंभा अपने क्षेत्र की एकता बनाए रखने के लिए तथा उसके ठीक प्रसार की सुरक्षा करने में सफल रहा। ये राणा जो एक शक्तिशाली शासक था, उन्होंने भी अपने क्षेत्र को बचाए रखा। उसके बाद मोहम्मद खलजी भी जो है ना कम नहीं था, तो दोनों अपने क्षेत्र को सुरक्षा बनाए रखने लगे रखा। लेकिन यह संघर्ष बिना किसी विराम के अनवरत चलता रहा, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है मालवा एवं जौनपुर के बीच संघर्ष का मुख्य कारण कालपी था। ये मालवा और जौनपुर जो थे, देखिए जौनपुर एक जगह भी था जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। तो वो दोनों के बीच जो एक मुख्य कारण क्या था? कालपी एक जगह था जो काफ़ी ज़्यादा विकास था। उसके तो होशंग शाह अपने भतीजे जलाल खां को कालपी की सत्ता प्राप्त करने में का पहले मदद कर चुका था। जब होशंग शाह थे तो उस समय जो अपने भतीजे को जो ना कालपी के रूप में वहाँ के शासक के रूप में उनको बनाने में मदद काफ़ी की थी। आप सभी समझ रहे हैं ना क्या क्या कौन कौन से कहाँ से रिलेट हो रहा है। लेकिन जलाल खां की मृत्यु के बाद 1442 में नसीर खां का जहाँ कालपी का शासक बना, लेकिन जलाल खां जैसे वहाँ मृत्यु है ना, जैसे कि होशंग शाह की भतीजे की जैसे मृत्यु हुई, जलाल खां की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है नसीर खां वहाँ का शासक बना। परंतु मोहम्मद सरकी ने उसको बाहर खदेड़ दिया। जैसे ही कालपी का शासक नसीर शाह बना, उसको जो वहाँ से भगा दिया गया मोहम्मद सरकी ने। इसके कारण जौनपुर पर कालपी पर नियंत्रण बढ़ने लगा। इसके कारण जो है जौनपुर का कालपी पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण बढ़ने लगा। उसके तो मोहम्मद खलजी ने इसको पसंद नहीं किया। किसको? ये जो है जौनपुर का जो है नियंत्रण होने लगा था, इस प्रकार वो पसंद नहीं करने लगा था। इसका परिणाम जो है 1444 में दोनों के बीच संघर्ष के रूप में हुआ। ये मोहम्मद खलजी और जौनपुर के साथ जो है ना इसका संघर्ष होने लगा था 1444 ईस्वी में। अंततः एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मोहम्मद सरकी कालपी को खान को देने को तैयार हो गया और इसके कारण जौनपुर और मालवा के बीच मधुर संबंध कायम हो गए। इन दोनों के बीच एक संधि हो गया कि ये क्षेत्र आप ले लो और वो क्षेत्र हमको दे दो, और ये दोनों के बीच संधि हो गई, जिससे कि दोनों के बीच मित्रता बनने लगी। मिठू मिठू। उसके आगे कहता है गुजरात ऐसी दूसरी अन्य शक्ति थी जिसका सामना मालवा को करना पड़ा। गुजरात एक ऐसी राज्य थे, गुजरात के बारे में, वो ऐसी शक्ति थी कि जिसका सामना जो मालवा को भी करना पड़ा था। यहाँ तक कि मुजफ्फर गुजराती ने एक बार होशंग शाह को कैद करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। होशंग शाह जब थे उसको जो ना गुजरात ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। देखिए ये है मालवा का मैप जो है आप सभी देख सकते हैं, ये है मालवा, पूरा मालवा। ओके चलिए आगे देखिए आगे क्या कहा जाता है। 1442 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गुजराती की स्थिति कमजोर हो जाने पर मोहम्मद खलजी को सुल्तानपुर तथा नंदुरबार पर 1451 ईस्वी में अधिकार करने का अवसर प्राप्त हो गया।
ओके, तो ये देखिए 1442 ईस्वी में अहमद शाह, ये अहमद शाह वो अहमद शाह नहीं है जैसे कि मुगल साम्राज्य का जो था वो अहमद शाह नहीं है, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद शाह गुजराती जो थे, गुजरात का शासक थे मोहम्मद शाह, उसकी स्थिति कमजोर होने लगी थी। अहमद शाह जो थे गुजरात के शासक थे और उसकी मृत्यु के बाद जो है ना, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना मोहम्मद शाह। नाम देखिए, अहमद शाह मृत्यु हुआ, उसके बाद मोहम्मद शाह गुजरात वहाँ का शासक बना, ये जो ना उसका कमजोर बन गया। उसके बाद मोहम्मद खलजी को सुल्तानपुर तथा आनंदपुर पर 1451 पर अधिकार करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो अहमद शाह जो है ना गुजरात के महान शासक थे, उसकी मृत्यु के बाद जो है ना ये मोहम्मद खलजी जो थे वो सुल्तानपुर तथा आनंदपुर पर अपना स्थापित कर लिया था, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जिस समय मोहम्मद खलजी मोहम्मद गुजराती के विरुद्ध अभियान पर था, ठीक उसी समय मोहम्मद गुजराती की मृत्यु हो गई। ये जो है मोहम्मद गुजराती का भी मृत्यु हो गया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद खलजी के साथ संधि कर ली। उसके बाद जैसे मोहम्मद गुजराती की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है उत्तराधिकारी सुल्तान कुतुबुद्दीन बना। उसके बाद मोहम्मद खलजी के साथ इन दोनों के बीच संधि कर ली, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो कि गुजराती शासक थे उसके बीच और मोहम्मद खलजी के बीच संधि होती है। दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रादेशिक सीमाओं के सम्मान करने के लिए सहमत हो गए। ये दोनों जन एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, सीमाओं का सम्मान करने के लिए सहमत हो गए। दोनों इस बात के लिए भी सहमत हुए कि वे मेवाड़ में अपनी अपनी स्वतंत्र नीति अनुसरण करेंगे। ये जो मेवाड़ जो थी उन पर जो ना दोनों जो ना उस पर शासन करेंगे, अनुसरण करेंगे, ओके। परंतु इन क्षेत्रों के लिए दोनों एक मध्य इस तरह का समझौता ना हो सका। मोहम्मद खलजी ने बहमनी राजनीति में जो हस्तक्षेप किया, मोहम्मद बेगरा और उससे कठोरता से निपटा। तो ये सभी चीज़ें हैं, ओके। तो आप देखिए किस तरह से रिलेट हुआ, मालवा से जौनपुर, जौनपुर से गुजराती, गुजराती से फिर सभी जो ने रिलेट करके कहा गया है। उसके बाद आगे कहा जाता है मोहम्मद खलजी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गियास शाह। मोहम्मद खलजी का जो ना एक पुत्र था, मोहम्मद खलजी जैसे ही उसका उत्तराधिकारी समाप्त हुआ, उसके बाद जो ना उसका अगला उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना गियास शाह, ने विजयों की अपेक्षा सुदृढ़ की ओर अधिक ध्यान दिया। उसको जो न विजयों को वो विजय प्राप्त करने से ज़्यादा जो न वहाँ के सुदृढ़ीकरण करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया। मेवाड़ के राणा जो थे, मेवाड़ के जो जगह थे राणा, जो शक्तिशाली राणा थे, उनके साथ संक्षिप्त संघर्ष के अलावा गियास शाह का शासनकाल अपनी इसी नीति में फलस्वरूप अंत तक शांतिमय रहा। ये जो गियास शाह वो ज़्यादा युद्ध नहीं किया, वो शांति तरीके से सभी के साथ मित्रता बनाए रखी। उसके 1531 में सुल्तान मोहम्मद खलजी द्वितीय की मृत्यु के बाद खलजी वंश का अंत हो गया। ये सुल्तान जो थे मोहम्मद खलजी द्वितीय, जैसे उसकी मृत्यु हुई ना, खलजी वंश का अंत हो गया। उसके तत्पश्चात आगे आने वाले 3 दशकों से लेकर 1562 में मुगलों के मालवा को अपने अधीन करने तक जो है ना मालवा सुराती अफगानों के साथ संघर्ष का बिंदु बना रहा और अंततः बहादुर शाह द्वारा मालवा को 1531 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया गया और बाद में मुगलों तथा अफगानों के साथ संघर्ष में स्थल बन गया। ये मालवा जो है अब धीरे धीरे मुगलों के अधीन आ गया, मुगलों का क्षेत्र बन गया, ठीक है ना। जैसे ही तुगलक वंश का समाप्ति, खलजी वंश का समाप्ति हुई थी मोहम्मद खलजी का, तो इस तरह से जो ना मालवा का भी अंत हो गया, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग कवर कर लेते हैं, जौनपुर भी इंपॉर्टेंट है। इसको अब देखिए क्या कहता है, ये छोटा ही है। अफीम हमें सूचित करता है कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर पर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1359 से 60 ईस्वी में उस समय की गई थी। ये जो है जौनपुर की स्थापना जो है ना गोमती नदी के किनारे स्थापना जो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में किया था, ओके। जबकि वह अपने दूसरे बंगाल अभियान पर था। ये जो है फिरोज शाह जो ना बंगाल पर अभियान चल रहा था उस समय वही था वो, ओके। उसके बाद ये शहर जो है सत्ता का एक मजबूत केंद्र बंद हो गया। ये जौनपुर जो थे शहर का एक सत्ता के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से केंद्र बन गया, सेंटर बन गया और शीघ्र ही इसका विकास कुछ समय के लिए दिल्ली के समांतर पर एक प्रतिभावी नगर के रूप में हुआ। उसके बाद आगे कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक एक अमीर मालिक सरवर ने फिरोज के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष का भरपूर लाभ उठाया। ये फिरोज शाह तुगलक ने जो ना वहाँ के एक अमीर मालिक था जिसका नाम था सरवर। देखिए याद रखिएगा ये सरवर के बारे में। सरवर ने जो है ना फिरोज के पुत्र जो थे उसके बीच जितने भी, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक जो थे यहाँ का जो है जौनपुर का मालिक जो था, उत्तराधिकार था, उसके पुत्र थे। जैसे फिरोज शाह तुगलक का जैसे ही मृत्यु होगी तो उसके बाद उसका पुत्र वहाँ का शासक बनेगा। उन पुत्रों में जो ना आपस में लड़ाई होने लगी कि कौन वहाँ का शासक बनेगा। तो इस प्रकार जो ना वो पुत्रों के बीच जो है वो लड़ाई देखकर जो है ना वहाँ का एक अमीर मालिक था जिसका नाम था सरवर, इनका फायदा क्या उठाया, वो जो ना क्या किया,
वो जो है भरपूर उठाया। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन वो वजीर के पद तक पहुंच गया। ये जो ना वहाँ मोहम्मद शाह जो थे, एक सुल्तान थे मोहम्मद शाह, उसके अधीन पर जो है वो वहाँ तक पहुंच गया, उसके पास तक पहुंच गया। मलिक सरवर ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि के साथ साथ पूर्वी जिलों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये जो है ना मलिक जो है सरवर थे, वो धीरे धीरे जो ना वो जौनपुर का जो ना एक प्रकार का वो उपाधि इस तरह से धारण कर लिया, वो महलों पर जाने लगा। सुल्तान उस सर्क का उपाधि धारण कर लिया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे पूर्वी जिलों तक का नियंत्रण कर लिया। उसके बाद तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली का राज्य बिखर गया। तैमूर जो थे वो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कि दिल्ली राज्य का जो न सीमा क्षेत्र है उसका बिखरने लगा था। उसके सरवर जो थे, मालिक सरवर जो थे, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं को जौनपुर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। देखिए कितना मतलब चालाकी तरीके से ये जो सरवर थे जो जौनपुर का शासक बन गया। कब? जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय इसी का लाभ उठाया। यानी कि तैमूर को देखा जाए तो वो लाभ ही लाभ उठाया। वो अब बाकियों का लड़ाई करते देखा और ये आपस में जो है ना ये बगल से निकल के शासक तक पहुंच गया। देखिए उसके बाद उसने अपने राज्य की सीमाओं को कोल, संभल तथा मैनपुरी में स्थित रापरी तक प्रसारित कर लिया। वो धीरे धीरे जो ना जौनपुर की सीमा को बहुत आगे क्षेत्र तक फैला दिया, ठीक है। उसके तो उसकी उच्च अभिलाषा के कारण जौनपुर का दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा तथा मालवा के साथ कड़ा सैन्य संघर्ष हुआ। इसके जो ना जैसे कि अभिलाषा होता है ना, होप होता है कि ये इसको जो ना संघर्ष के बाद जो ना हम लोग जौनपुर को पूरा दिल्ली में फैला देंगे, हरियाणा में फैला देंगे। मतलब ये जो ना उसका सीमा क्षेत्र जो बढ़ाने लगा था, जैसे कि दिल्ली हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा जो ना इस पर कड़ा संघर्ष होने लगा। इन दोनों के बीच आक्रमण भी होने लगा था। यद्यपि इन संघर्षों ने उसे सफलता प्राप्त हुई, यद्यपि इसके संघर्ष होने के बावजूद भी उसको सफलता मिली। उसके बाद लेकिन उसने जाजनगर तथा ग्वालियर के शासकों को अपने अधीन कर लिया। उसने जो ना जाजनगर तथा ग्वालियर के शासक जो थे अपने कब्जे में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। उसके आगे कहा जाता है उसके उत्तराधिकारी एवं पुत्र मुबारक शाह सर्की को अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का शायद ही समय प्राप्त हो सका, ठीक है। तो उसके बाद कहा जाता है कि फिर उसके बाद लेकिन छोटे भाई एवं उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह सर्की ने प्रभावशाली ढंग से अपने राज्य का प्रसार किया। उसके बाद जो उसका छोटा भाई जो था उसका उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था इब्राहिम शाह सर्की। वो जो है ना अपने साम्राज्य का प्रभावी तरीके से उसका राज्य को प्रसार किया, फैलाया। उसके बाद इस संबंध में उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कन्नौज की थी। ये जो है ना अपना जैसे ही उत्तराधिकारी अपना कायम किया, उसके बाद सबसे ज़्यादा विजय उसको कहाँ मिली? बड़ा विजय कन्नौज में 1406 ईस्वी में। उसके इस समय कन्नौज मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन था। ओके, इससे सबके सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि हुई और उसकी आगामी उपलब्धियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे जो है ना जैसे ही कन्नौज में वो विजय प्राप्त किया, इस तरह से वो धीरे धीरे जो है वो सम्मानजनक होने लगा, वो धीरे धीरे वो वृद्धि काफ़ी होने लगी। उसके जैसे भी आगामी उपलब्धि होती थी ना, उसके लिए मार्ग जैसे प्रशस्त होने लगा था। उसके आगे कहता है 1407 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करने की इच्छा से आक्रमण किया। वो जो है दिल्ली पर भी आक्रमण करने के लिए वो आक्रमण कर दिया, लेकिन प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद उसका ये प्रयास सफल नहीं रहा। ये जो है दिल्ली कहाँ, ये जौनपुर सब कहाँ, तो ये सभी जो है असफल रहा। उसके बाद जो है यद्यपि उसने कालपी पर भी पहला स्थापित रख लिया था, कालपी जो थे उस पर भी स्थापित कर लिया था, लेकिन कालपी का शासक कादिर खां जो है उसके लिए लगातार समस्याएं पैदा करता रहा था। ये जो है आपका कालपी का शासक जो थे कादिर खां, वो लगातार उस पर जो है ना समस्याएं पैदा होती थी। कादिर खां जो है लगातार उस पर समस्याएं पैदा करते थे, ओके ना। तो उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए उसके बाद कहा जाता है 1414 में इब्राहिम ने बंगाल के शासक गणेश को भी पराजित किया। ये जो है बंगाल की बातें यहाँ गई। 1414 ईस्वी में जो है इब्राहिम ने बंगाल के शासक जो थे गणेश जो है उसको भी पराजित कर लिया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में उसने पुनः 1437 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके आसपास के कुछ परगनों पर अधिकार कर लिया। ओके, उसका दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक को अंततः उससे समझौता करना पड़ा। ये मोहम्मद शाह तुगलक जो ना लास्ट में उसको समझौता करना पड़ा। सुल्तान अपनी पुत्री बीबी हाजी का विवाह इब्राहिम के जोश और पुत्र मोहम्मद खां से करने के लिए सहमत हुआ। उसके तहत इब्राहिम के शक्तिशाली सफलताओं ने जौनपुर राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। जौनपुर को सारिज ए हिंद की उपाधि प्राप्त की, यानी कि जौनपुर का जो अगला नवाब बन गया था इब्राहिम की शादी होगी। शादी होने के बाद जो वो इस तरह से काम करने लगा जैसे कि वो सिराज ए हिंद की उपाधि प्राप्त कर ली थी। जैसे कि इससे पहले अभी जो ना वो जैसे मालिक सरवर जो ना था, मालिक
मालिक के बारे में आया था ना, जैसे कि अभी जो है मालवा का शासक बन गया था, मालवा का राजा बन गया था, वो जिस तरह से उन्होंने काम किया था, उसके बाद उपाधि धारण कर ली थी, उसी तरह इन्होंने भी जो है धीरे धीरे ये पूरा सिराज हिंद की उपाधि प्राप्त कर ली थी। कौन? इब्राहिम ने। उसके बाद इब्राहिम ने के उत्तराधिकारी मोहम्मद सरकी जो है तथा हुसैन सरकी के शासनकाल में दिल्ली सुल्तानों के साथ लगातार संघर्ष होते रहे। ये जो है ना इब्राहिम के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी वहाँ का बना मोहम्मद सरकी, उसके बाद हुसैन सरकी। इसके शासनकाल में जो है ना दिल्ली पर लगातार संघर्ष होने लगा था इस सब के आपस में। उसके बाद कहा जाता है आगे, बहलोल लोदी ने 1483 से 1484 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया, उसे मुबारक मोहानी के अधीन कर लिया। उसके बाद हुसैन शाह ने इसको पुनः प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किए, किंतु वो असफल रहा। यानी कि जौनपुर पर उन्होंने प्रयास किया था, कौन? हुसैन शाह ने, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। फिर अंततः बहलोल ने अपने पुत्र बरबक शाह को जौनपुर के सिंहासन पर बैठा दिया और इस तरह से सरकी शासकों के काल का अंत हो गया। सरकी जो है, इससे पहले सरकी, यहाँ देखिए ना, सरकी जैसे ही मोहम्मद सरकी हो गया। इब्राहिम लोदी का जो है इब्राहिम सरकी का अगला उत्तराधिकारी बना मोहम्मद सरकी के बाद जो है हुसैन सरकी। ये सभी का जो दिल्ली सल्तनत के बाद जो है ना दिल्ली सल्तनत से आपस में लगातार मात्रा में संघर्ष होने लगे थे, जिससे कि उसका अंत हो गया और जो है जौनपुर जो है वो बहलोल लोदी के वंश में आने लगा था। तो इस प्रकार हम लोग मालवा और जौनपुर को देख लिए। तो आज इस दो टॉपिक्स को हम लोग जो कवर किए, जैसा कि मैंने बताया भी था कि ये दोनों टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, तो हम लोग कर लिए। तो आई होप कि आप सभी को जो है ये समझ आया होगा। और आप लोग को मैं एक बार बोलूँगा कि आप सभी इस वीडियो को जो फिर से दोबारा देख लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी एक बार फिर से रिविजन कर लीजिएगा और प्लीज़ आप सभी जो है मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।